हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण वंश मुगल वंश के अंतर्गत जहांगीर के विषय में कुछ समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें जहांगीर इसका कार्यकाल रहा 1605 से 1627 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र जीवित पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह सन 1606 ईस्वी में का सामना करना पड़ा। खुसरो मान सिंह का भांजा एवं खाने आजम अजीज कोका का दामाद था। वस्तुतः अकबर काल में सलीम के विद्रोही आचरण के कारण उसके स्थान पर उसके पुत्र खुसरो को गद्दी दिए जाने का विचार उठाया गया था। यद्यपि अकबर ने इसे नकार दिया था, परंतु खुसरो यह बात भूल नहीं सका तथा सलीम के शासक बनने के बाद उसने विद्रोह कर दिया। अंततः जहांगीर ने उसे भैरोवाल यानी जालंधर के निकट युद्ध में सन 1606 ईस्वी में हराकर कैद कर लिया तथा बाद में उसे अंधा करवा दिया गया। 1622 ईस्वी में शाहजहां खुसरो को अपने साथ दक्कन ले गया तथा वहां उसकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने खुसरो को आशीर्वाद एवं सहायता के आरोप लगाकर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दिलवा दी थी। जहांगीर का साम्राज्य विस्तार। जहांगीर ने सर्वप्रथम मेवाड़ की ओर ध्यान दिया तथा 1605 ईस्वी से लेकर 1613 ईस्वी तक मेवाड़ के लिए कई अभियान महावत खां के नेतृत्व में भेजे गए। इनमें अंतिम अभियान शाहजहां खुर्रम के नेतृत्व में भेजा गया था। इसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के राणा तथा मुगलों के बीच संधि हो गई। 1615 ईस्वी संधि की शर्तें निम्न थीं, जैसे राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। राणा राजकुमार करण को मुगल दरबार में भेजा। राणा से वैवाहिक संबंध के लिए कुछ नहीं कहा गया। राणा अमर सिंह को जहांगीर ने चित्तौड़ का किला तथा छीने हुए सभी क्षेत्र वापस कर दिए, परंतु शर्त थी कि चित्तौड़ का पुनः सुदृढ़ीकरण नहीं होगा। इस प्रकार जहांगीर ने उदारता दिखाते हुए राणा के व्यक्तिगत समर्पण पर जोर न देते हुए अकबर का आग्रह शासक के व्यक्तिगत समर्पण पर था। मेवाड़ को अपना मित्र बना लिया और राणा करण को 5000 का मनसबदार बना दिया गया। शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। दक्कन क्षेत्र में विस्तार जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने दक्षिण क्षेत्र में अकबर के अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। अहमदनगर के लिए कई अभियान भेजे गए। इन अभियानों में मुगलों को सफलता नहीं मिली। मुगलों की जीत में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। अंततः 1617 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां के नेतृत्व में भेजे गए अभियान के फलस्वरूप अहमदनगर तथा मुगलों में संधि हो गई। इसमें बीजापुर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की तथा बीजापुर के शासक अली आदिल शाह फरजंद, जो उसका पुत्र था, की उपाधि दी। जहांगीर ने 1620 ईस्वी में पहाड़ी राज्य कांगड़ा को भी जीता। इस किले को खुर्रम के नेतृत्व में राजा विक्रमाजीत ने जीता। अकबर के समय कांगड़ा को जीता नहीं जा सका था। स्पेशल फैक्ट है, यहाँ पर जहांगीर के समय कांगड़ा को जीत लिया जाता है। अन्य विजयें रहीं जहांगीर की। 1611 ईस्वी खरदा यानी उड़ीसा को राजा पुरुषोत्तम दास से टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने जीता। 1615 ईस्वी नूरजहां के भाई इब्राहिम खां ने खोखर बिहार जीता, जहां हीरे की खानें थीं। 1620 ईस्वी में कश्मीर यानी किश्तवाड़ जीता गया और 1613 ईस्वी में कामरूप यानी असम राज्य, इसका पुराना नाम है कामरूप, इसको जीता जहांगीर के समय।
जहांगीर काल में होने वाले प्रमुख विद्रोह हैं। जहांगीर काल में सबसे उल्लेखनीय विद्रोह शाहजहां ने 1623 से 26 ईस्वी के मध्य में किया। शाहजहां को संदेह हुआ कि नूरजहां उसे सत्ता से दूर कर देना चाहती है। जब शाहजहां दक्कन में नियुक्त था तो उसे सरदारों तथा मलिक अंबर से सहायता मिली। परिणाम स्वरूप उसने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के कारण मुगल कंधार पर ध्यान नहीं दे सके और फारस के शाह ने कंधार पर कब्जा कर लिया सन 1622 ईस्वी में। शाहजहां के विद्रोह को अंततः महावत खां एवं परवेज खां ने दबा दिया। शाहजहां को अपने पुत्र दारा एवं औरंगजेब को दरबार में भेजने की शर्त पर माफ़ी मिल गई और उसे बालाघाट की सूबेदारी मिल गई। महावत खां ने 1626 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। जब महावत खां शहजादा परवेज की निकटता नूरजहां को खटकने लगी एवं उसने महावत खां को परवेज से अलग करने का प्रयास किया। महावत खां ने जहांगीर के शाही शिविर को झेलम के तट पर नियंत्रण में ले लिया, परंतु नूरजहां की कूटनीति से महावत खां के सैनिक इसके पक्ष में हो गए और महावत खां को दक्षिण भागना पड़ा, जहां वह शाहजहां के पक्ष में हो गया। जहांगीर काल में बंगाल में अफगानों ने भी विद्रोह किया सन 1612 ईस्वी में। इसे इस्माइल खां ने कुचल दिया। जहांगीर ने अफगानों के साथ अच्छा व्यवहार किया तथा उन्हें मुगल सेना में शामिल कर लिया। बीकानेर के राजा जयसिंह, बिहार के संग्राम सिंह व कुतुब का भी विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया। जहांगीर अपने शासन के परवर्ती वर्षों में बीमार रहने लगा तथा 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के पास शाहदरा में दफनाया गया। स्मार्ट फैक्ट्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इसकी माता कछवाहा राजकुमारी जयपुर हरखाबाई मरियम उज्जमानी थीं। सलीम का एक विवाह मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। इसी से खुसरो उत्पन्न हुआ था। सलीम का दूसरा विवाह मारवाड़ उदय सिंह की राजकुमारी जगत गोसाई यानी जोधाबाई से हुआ था। इससे खुर्रम शाहजहां उत्पन्न हुआ था। जहांगीर ने आगरे के किले के शाह बुर्ज से यमुना नदी के तट पर सोने की बनी न्याय की जंजीर लगवाई थी। इसमें 60 घंटियां थीं। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला फैक्ट है, जहांगीर ने साम्राज्य में 12 अध्यादेश जारी किए जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता था। मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि के बाद आत्मग्लानि के कारण राजपाट छोड़कर नौचौकी नामक एकांत स्थान पर अपना शेष जीवन बिताया था। जहांगीर ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह तथा उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां अपने उद्यान में रखवाईं। जहांगीर की पत्नी साहिबे जमाल से परवेज का जन्म हुआ। एक बार जहांगीर ने अप्रसन्न होकर आगरा और लाहौर के गिरजे बंद करा दिए, पुर्तगालियों को जेल में डाल दिया और व्यापारिक सुविधाएं बंद कर दीं। अंततः उनको माफ़ी दे दी गई। जहांगीर के काल में कंपनी का प्रतिनिधित्व जॉन हॉकिंस, जो कि 1608 से 1611 ईस्वी में भारत में रहा, तथा सम्राट जेम्स प्रथम का दूत टॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी में भारत आए। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। विलियम फिच एवं एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय आए। जहांगीर को चित्रकारी में अत्यधिक रुचि थी तथा वह प्रकृति प्रेमी था। जहांगीर शराब का अधिक सेवन करता था तथा अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में उसने इसका उल्लेख भी किया है। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। जहांगीर ने ही मुगल काल में पिता के विरुद्ध
विद्रोह करने की शुरुआत की थी। जहांगीर के अवगुणों से तंग होकर उसकी पत्नी मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। यहाँ पर हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें मध्यकालीन भारत है ये। नूरजहाँ को देखेंगे। इसमें नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। इसकी माता का नाम अस्मत बेगम तथा पिता का नाम गयास बेग था। इसका जहांगाई का भाई आसफ खां दीवान था। गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी। अकबर ने काबुल का दीवान उसे बनाया था। मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली खां 1594 ईस्वी से हुआ था। अकबर काल में सलीम ने अली कुली खां को शेर खां का खिताब दिया। 1599 ईस्वी में शेर खां की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा से आसक्त होकर उससे विवाह कर लिया तथा उसे नूर महल एवं नूरजहाँ की उपाधि दी थी। डच लेखक डी लॉयट ने इस प्रेम विवाह का वर्णन किया है। नूरजहाँ अत्यंत बुद्धिमान व महत्वाकांक्षी स्त्री थी। कालांतर में सत्ता पर इसका प्रभाव बढ़ता गया तथा माना जाता है कि नूरजहाँ एवं उसके समर्थकों ने एक गुट बना लिया, जिसे नूरजहाँ गुट अथवा जुंटा गुट कहा गया। इसमें उसके अतिरिक्त एतमादुद्दौला और उसका भाई आसफ खां, शहजादा खुर्रम, ये सभी शामिल थे। खुर्रम के गद्दी के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरने से तथा जहांगीर के बीमार पड़ने से नूरजहाँ का प्रभाव घटता गया। नूरजहाँ की माता अस्मत बेगम को इत्र के यानी सेंट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह शाहजहाँ से हुआ 1612 ईस्वी में। 1621 ईस्वी में नूरजहाँ ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार से किया, अतः वह बाद में शाहजहाँ की जगह शहरयार से का पक्ष लेने लगी। मलिक अंबर एक अबिसीनियाई दास था। इसे बगदाद से कासिम ख्वाजा ने खरीदा था तथा अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के वजीर मीरक दबीर के हाथों बेच दिया। मलिक अंबर अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ा तथा अहमदनगर का वजीर बन गया। उसने अहमदनगर के विरोधियों, विशेषकर मुगलों तथा बीजापुर के विरुद्ध संघर्ष करके अहमदनगर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति, जो कि शिवाजी की भी युद्ध पद्धति थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सफल उपयोग किया। इस पद्धति को दक्कन में वर्गीगिरी कहा जाता है। मलिक अंबर को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने मराठों को गुरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षित किया एवं उनमें आत्मविश्वास जगाया। इसने अरबों तथा जंजीरा के सीदियों की सहायता से एक नौसेना भी स्थापित की थी। इसने अपने अधिकार क्षेत्र में टोडरमल की रैयतवाड़ी भू राजस्व नीति अपनाई, भूमि की माप करवाई तथा 1/3 लगान वसूला। मलिक अंबर ने अपने साथी सरदार मलिक राजू से प्रतिद्वंदिता के कारण 2 बार अहमदनगर राज्य का साथ छोड़ा और मुगलों की सेवा स्वीकार की, किंतु 1607 ईस्वी में निजाम शाह के द्वारा मलिक राजू को कैद किए जाने के कारण वह पुनः अहमदनगर की सेवा में आ गया। राजधानी की सुरक्षा के लिए मलिक अंबर ने कई बार राजधानी को बदला, जिसमें परेदा, जुनार, दौलताबाद व खिरकी इसकी राजधानियां थीं, जो भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित थे। अब हम आगे सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जहांगीर का सिंहासनारोहण, टॉमस रो का आगमन व खुसरो का विद्रोह, अहमदनगर से संधि।
जिसे कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, इसमें हो जाएगा दूसरा, और टॉमस रो का हो जाएगा पहला, और खुसरो का विद्रोह हुआ 1606 में, और अहमदनगर की संधि 1617 ईस्वी में। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। आगे है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? हुमायूं, अकबर या जहांगीर अथवा शाहजहां? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन जहांगीर एवं मेवाड़ के बीच संधि की शर्तों में शामिल नहीं था? अमर सिंह द्वारा मेवाड़ का आधिपत्य स्वीकार करना, एक मुगल टुकड़ी की मेवाड़ में तैनाती, राजकुमार कुप्पा का मुगल दरबार सेवा में हेतु भेजा जाना। राजकुमार कुप्पा को मुगल दरबार में सेवा हेतु भेजा जाना, मुगलों द्वारा सभी छीने गए क्षेत्र मेवाड़ को लौटाना। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा ये बताना है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है। इसमें सही उत्तर होगा केवल दूसरा बिंदु। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन से सही हैं? जहांगीर ने दुअस्पा सिंह अस्पा प्रथा प्रारंभ की। जहांगीर के दरबार में मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बिंदु यहाँ पर सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी। जहांगीर के पश्चात हम अब शाहजहां के विषय में समझेंगे, जो इसका कार्यकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक चला। जहांगीर की 1627 ईस्वी में लाहौर के निकट भीमवार नामक स्थान पर मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां ने पहले से चली आ रही मुगल व्यवस्थाओं तथा परंपराओं को उनके मूल स्वरूप में कायम रखते हुए उनमें कुछ नवीन तत्वों का समावेश किया। शाहजहां का शासनकाल वृहद स्तर पर होने वाले स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है, जिसमें ताजमहल सर्वप्रमुख है। उसका शासनकाल प्रायः शांतिपूर्ण रहा, किंतु उसके अंतिम वर्ष अत्यंत कष्टपूर्ण रहे, जब उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया तथा वह एक प्रकार से औरंगजेब का कैदी बन गया। शाहजहां के शासनकाल में हमें उसकी कार्य साधक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जहां वह समस्या के तत्कालिक समाधान हेतु कोई मध्य मार्ग निकाल लेता था, जो दीर्घकालीन रूप से संभवतः लाभकर सिद्ध नहीं होती थी। 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल, जिसे मल्लिकाए जमानी से विवाह के बाद मल्लिकाए जमानी की उपाधि से नवाजा गया था, से विवाह के बाद शाहजहां निरंतर उन्नति करता रहा। उसे मेवाड़ की संधि, जो कि 1615 ईस्वी में हुई, के बाद शाहजहां का खिताब दिया गया। 1620 ईस्वी में कांगड़ा विजय एवं दक्षिण अभियानों की सफलता ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया था। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण भारत में था, किंतु अपने ससुर एवं वकील आसफ खां व दीवान अबुल हसन की सहायता से फरवरी 1628 ईस्वी में
अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरने सानी की उपाधि ग्रहण कर राजगद्दी पर बैठा। साम्राज्य विस्तार देखेंगे शाहजहां का। शाहजहां ने सबसे पहले 1633 ईस्वी में अहमदनगर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया एवं शासक हुसैन शाह को ग्वालियर में कैद कर लिया। परंतु तभी शाह जी ने मुर्तजा थर्ड को लेकर संघर्ष छेड़ दिया, किंतु अंततः मुर्तजा थर्ड को ग्वालियर किले में कैद कर लिया गया। वह शाह जी ने बीजापुर की नौकरी स्वीकार कर ली। इसके पश्चात मुगलों ने गोलकुंडा पर दबाव डालकर उसे संधि करने पर मजबूर किया। फलतः 1636 ईस्वी में गोलकुंडा में मुगलों से संधि कर ली। इसके अंतर्गत ईरान के शाह का नाम गोलकुंडा के खुतबे से हटा दिया तथा शाहजहां का नाम खुतबे एवं सिक्कों पर लिखवा दिया गया। 1636 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण करके उसे रुपए 20 लाख प्रतिवर्ष देने के लिए बाध्य किया। साथ ही बीजापुर को गोलकुंडा से मिलने वाले 4 लाख रुपए छूट भी माफ़ करवा दिए गए। इसी काल में शाह जी अहमदनगर छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए तथा मीर जुमला यानी मोहम्मद सैयद गोलकुंडा छोड़कर मुगलों की सेवा में आ गया। इनके अतिरिक्त शाहजहां ने कुछ छोटे राज्यों की मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया, जैसे छोटा तिब्बत। शासक था यहाँ का अब्दाल, उज्जैनिया बक्सर के निकट था, और शासक था राजा प्रताप। रतनपुर तो यहाँ का शासक थे लक्ष्मण सिंह, और पालामऊ, मालवा, गढ़वाल, कुमायूं आदि को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। शाहजहां काल में पश्चिम एशिया हेतु मुगल अभियान किया गया। 1646 ईस्वी में शाहजहां ने बल्ख बदख्शां जीतने के लिए मुराद को भेजा, परंतु वह असफल रहा। 1647 ईस्वी में औरंगजेब ने वहां पर जाकर सफलता प्राप्त की, परंतु चारों तरफ घुमक्कड़ विरोधी कबीले तथा वहां के अनुपयुक्त मौसम ने मुगलों को वहां टिकना कठिन बना दिया। साथ ही वह क्षेत्र राजस्व की दृष्टि से अत्यंत निर्धन था, अतः काफ़ी धन व्यर्थ करने के बाद मुगलों को लौटना पड़ा। जहांगीर के काल में 1622 ईस्वी में कंधार पर फारस का अधिकार हो गया था, किंतु 1628 ईस्वी में फारसी किलेदार अली मर्दान खां ने स्वेच्छा से यह किला मुगलों को सौंप दिया। परंतु शाहजहां के काल में ही 1648 से 1649 के मध्य में कंधार का किला अंतिम रूप में मुगलों के हाथ से छिन गया तथा मुगल कभी इस पर अधिकार नहीं कर सके। यहाँ पर स्मार्ट फैक्ट्स के अंतर्गत कुछ फैक्ट देखेंगे। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण भारत में था, अतः उसके ससुर आसफ खां ने कूटनीति के तहत दवार बख्श को गद्दी पर बिठा दिया, जिसे बाद में मार दिया गया। दवार बख्श को बलि का बकरा कहा गया है। अपने अंतिम 8 वर्ष यानी 1658 से 1666 शाहजहां ने आगरा के किले शाह बुर्ज में कैदी की तरह बिताए। उसके साथ जहां आरा उसकी सेवा के लिए रहती थी। शाहजहां के काल में दक्कन और गुजरात में भीषण अकाल पड़ा 1630 से लेकर 1632 ईस्वी तक, जिसका वर्णन पीटर मुंडी ने किया। एक अंग्रेज इतिहासकार हैं पीटर मुंडी, इन्होंने इसका वर्णन किया एवं अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी इसके विषय में बताया। मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जो वर्तमान में लंदन की महारानी के पास है, ऐसा पता चलता है। कोहिनूर हीरा। मीर जुमला पहले गोलकुंडा का वजीर था और बाद में मुगलों की सेवा में आ गया। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्री, तो इनमें पहला था फ्रांसिस वर्नियर, जो कि एक चिकित्सक था, फ्रांसीसी था।
फ्रांस से आया था। पीटर मुंडी ये इटली से आया था, इटालवी कहलाता है पीटर मुंडी। निकोलाओ मनुची ये इटली से था, उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन इसने किया है निकोलाओ मनुची ने। जॉन बप्तिस्ते ट्रेवनियर जौहरी था, ये फ्रांसीसी था। शाहजहां व औरंगजेब के काल में 6 बार भारत आया था। कौन? जॉन बप्तिस्ते ट्रेवनियर। शाहजहां काल के विद्रोह के विषय में समझेंगे। शाहजहां काल में पीर खां उर्फ खान ए जहां लोधी ने 1628 से 1631 ईस्वी के दौरान विद्रोह किया। इसके विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महावत खान ने निभाई। उसे दक्षिण की सूबेदारी दे दी गई। शाहजहां के काल में पहला महत्वपूर्ण विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेलखंड के बुंदेलों ने किया। इसका नेतृत्व वीर सिंह देव बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह तथा पौत्र विक्रमजीत ने किया। यद्यपि शुरुआत में जुझार सिंह ने मुगलों की सेवा की थी और दक्षिण के युद्धों में भाग लिया था, परंतु दूसरे अधीनस्थ राजा गोंडवाना के प्रेम नारायण पर बिना बादशाह की आज्ञा लिए आक्रमण किया। फलतः 1635 ईस्वी में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। इसके बाद चंपत राय ने वहां संघर्ष प्रारंभ किया। यद्यपि 1642 ईस्वी में उसने मुगलों की अधीनता मान ली, परंतु उसके पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब काल में पुनः स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी के दौरान कासिम खां के नेतृत्व में सेना भेजकर पुर्तगालियों को बंगाल में उनके उत्पादों के लिए दंडित करने के लिए उनके गढ़ हुगली पर आक्रमण किया। हजारों पुर्तगाली मारे गए इस युद्ध में तथा जो बचे उन्हें मुसलमान बना दिया गया। शाहजहां ने सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के विरुद्ध भी कई अभियान भेजे, किंतु वे असफल रहे। गुरु हरगोविंद ने कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर नामक स्थान पर रहना आरंभ कर दिया। वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई। गुरु हरगोविंद द्वारा व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाने और बीघी चंद्र नामक डाकू द्वारा गुरु को घोड़ा देने के कारण मुगलों से झड़प भी हो गई थी। शाहजहां की धार्मिक नीति। शाहजहां ने पहले से चली आ रही उदारता की नीति में परिवर्तन करते हुए मध्य मार्ग अपनाया। उसने औपचारिक रूप से राज्य को इस्लामी राज्य घोषित कर दिया, शरीयत के प्रति आदर दिखाया। साथ ही उसने धर्म तत्वज्ञों को सिजदा एवं जमी बोझ से मुक्त कर दिया तथा इसकी जगह चहार तस्लीम की प्रथा चलाई। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। कुछ समय के लिए हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगा दी गई। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने नए मंदिर बनाने पर रोक लगाते हुए निर्माणाधीन मंदिरों को तुड़वा दिया। इसने गो हत्या पर लगी रोक को हटा दिया। कश्मीर में हिंदू मर्द से मुसलमान लड़की की शादी पर रोक लगा दी गई। आगरा में गिरजाघरों को तुड़वा दिया गया तथा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में उदारवादी आचरण को शाहजहां ने नकारा नहीं। झरोखा दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं को तिलक लगाने की प्रथा चलती रही। वृंदावन के वैष्णव मंदिरों को दिए गए अनुदानों की पुष्टि की गई। खंभात में नागरिकों के अनुरोध पर गोहत्या पर रोक लगा दी गई। अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत की छूट दी गई। इस प्रकार शाहजहां की धार्मिक नीति राज्य में इस्लाम की सर्वोच्चता पर बल देते हुए दूसरे धार्मिक संप्रदायों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अवसर देने का प्रयास थी। उत्तराधिकार संबंधी विवाद। शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह, जिसका जन्म 1615 ईस्वी में, शाह शुजा, इसका जन्म सन 1616 ईस्वी में 1 साल बाद,
औरंगजेब जन्म 1618 तथा मुराद बख्श जन्म 1624 ईस्वी में हुआ। ये चारों योग्य एवं महत्वाकांक्षी थे। शाहजहां की 3 पुत्रियां भी थीं, जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहन आरा। शाहजहां की ये 7 संतानें उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल से उत्पन्न हुई थीं। मुमताज महल की 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में मृत्यु हो गई थी। शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु उसके अन्य पुत्र भी बादशाह बनने की योजना बना रहे थे। वस्तुतः दारा के प्रति शाहजहां के झुकाव ने उसके अन्य पुत्रों में ईर्ष्या की भावना को हवा दी। परिणाम स्वरूप शाहजहां की आंखों के सामने उसके पुत्रों में गद्दी के लिए भीषण युद्ध हुआ, जिसमें उसकी पुत्रियों ने भी किसी न किसी भाई का समर्थन किया। जहां आरा दारा की, रोशन आरा औरंगजेब की तथा गौहर आरा मुराद की पक्षधर थी। दारा शिकोह के विषय में स्पेशल फैक्ट है। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसे पंजाब की सूबेदारी मिली थी तथा उसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा शिकोह अपनी सांप्रदायिक उदारता के लिए प्रसिद्ध था तथा अंग्रेज इतिहासकार या अंग्रेज यात्री लेन पूल ने दारा को लघु अकबर या छोटा अकबर कहा है। दारा ने वेद तथा बाइबिल का अध्ययन किया तथा उसकी मान्यता थी कि वेद कुरान के अनुपूरक हो सकते हैं। वह सूफियों एवं भक्त संतों की संगत पसंद करता था तथा कादरी सूफी मुल्ला शाह बदख्शी का अनुयायी था। दारा ने मज्म उल बहरीन, 2 समुद्रों का संगम था, मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने हिंदू और इस्लाम धर्मों को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताए। उसने वेदों को ईश्वरीय कृति मानते हुए उनका संकलन करवाया। उसने सिर-ए-अकबर नाम से 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद भी करवाया। इसके अलावा उसने सूफी पंथ से संबंधित निम्न पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें पहली है सफीनत उल औलिया, सूफियों की जीवनी, सकीनत उल औलिया, भारत के कादरी सूफियों की जीवनी, हसनात उल आरफीन, संतों की वाणी का संकलन, तरीकत उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण, रिसाला-ए हकनुमा सूफी प्रथाओं का वर्णन इसकी पुस्तकों में मिलता है। शाहजहां 8 सितंबर 1657 को अचानक बीमार पड़ गया तथा उसने दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम सूजा ने बंगाल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। मुराद ने गुजरात में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब दक्षिण भारत में था तथा इसने चालाकी से काम करते हुए मुराद से साम्राज्य बंटवारे का समझौता किया। इसके बाद कई युद्ध हुए, जिनमें अंततः सबसे योग्य यानी औरंगजेब विजयी हुआ। वह न केवल योग्यतम सेनापति था, बल्कि कूटनीति से काम करते हुए उसने खुद को बादशाह घोषित नहीं किया तथा विभिन्न सरदारों को अपने पक्ष में मिला लिया था। इनमें जयसिंह तथा जसवंत सिंह जैसे शक्तिशाली राजपूत सरदार भी शामिल थे। उत्तराधिकार के लिए युद्ध। बहादुरपुर यानी बनारस का युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में हुआ। इसमें शाह सूजा तथा शाही सेना सुलेमान शिकोह व जयसिंह के नेतृत्व में हुआ, जिसमें शाही सेना विजयी हुई। धर्मत का युद्ध ये 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया। शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहे थे। इसमें तथा औरंगजेब एवं मुराद की सम्मिलित सेनाओं के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें शाही सेना की पराजय हुई। इसी अवसर पर युद्ध में घायल हो जाने पर जसवंत सिंह जब जोधपुर गए तो रानी ने जसवंत सिंह का
जसवंत सिंह को युद्ध क्षेत्र से भागने के अपराध में किले में घुसने ही नहीं दिया। सामूगढ़ का युद्ध ये 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध शाही सेना यानी दारा सिकोह के नेतृत्व में तथा औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इसमें दारा की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बना लिया तथा बाद में उसकी हत्या करवा दी। खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 को इलाहाबाद के निकट खजवा में औरंगजेब तथा सुजा के बीच हुए। इस युद्ध में सुजा हार कर अराकान भाग गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। खजवा के युद्ध के पश्चात देवराई का युद्ध ये अप्रैल 1659 ईस्वी में हुआ। इसमें अजमेर के पास देवराई में दारा सिकोह तथा औरंगजेब के बीच अंतिम रूप से युद्ध हुआ, जिसमें दारा बंदी बना लिया गया तथा उसे दिल्ली में मृत्युदंड दिया गया और हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। कौन? दारा सिकोह। देवराई के युद्ध के समय ही दारा की पत्नी नादिरा बेगम की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफना दिया गया। दारा के छोटे पुत्र सिपीहर सिकोह को 12 वर्ष के कारावास के पश्चात औरंगजेब ने छोड़ दिया और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। इसी प्रकार मुराद के बेटे इजीद बख्श के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। दारा के बड़े पुत्र सुलेमान सिकोह को गढ़वाल के राजा पृथ्वी सिंह के पुत्र मेदिनी सिंह ने चुपके से राजा जयसिंह को सौंप दिया, जिसे ग्वालियर के किले में कैद कर धीरे धीरे जहर देकर मार दिया गया सन 1662 ईस्वी में। अब हम आगे सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न शाहजहां के काल से संबंधित देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था। पहला बिंदु है काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। दूसरा है मुगलों की मातृभूमि समरकंद को जीतना। और अगला है मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कथन ए, शाहजहां ने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित कर दिया। कारण है इसका शाहजहां भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। शाहजहां ने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित कर दिया, तो ये कथन सही है, किंतु यहाँ पर जो दिया गया है कारण आर, ये बिल्कुल गलत है कि शाहजहां भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो इसमें सामूगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध, देवराई का युद्ध, धर्मत का युद्ध। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। तो इसका मिलान यहाँ पर करना है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरा। सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 को। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। खजवा का युद्ध ये हुआ 5 जनवरी 1659। ऑप्शन इसका बिंदु 1 हो जाएगा बी वाले का। और देवराई का युद्ध ये हुआ अप्रैल 1659 को, इसका बिंदु 4 हो जाएगा। और धर्मत का युद्ध होगा 15 अप्रैल 1658 को। ये बिंदु इसके सही हो जाएंगे, ये मिलेगा ऑप्शन ए में।
अगला प्रश्न है, उपनिषद का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? शाहजहां के, अकबर के या फिर जहांगीर के अथवा औरंगजेब के? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शाहजहां के काल में हुआ। उपनिषद का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ शाहजहां के काल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दारा को लघु अकबर कहा गया है, तो ये कथन सही है। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी, तो कथन ये भी सही है। दारा शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य था। शाहजहां आगरा के किले में कैद रहा, तो चौथा कथन भी सही है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा। तो ये कथन सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा व चौथा। केवल कथन जो गलत है इसमें वो है तीसरा वाला, बाकी सभी सही हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर इब्राहिम लोधी ने? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। अब हम आगे औरंगजेब के विषय में अध्ययन करेंगे। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी सामूगढ़ की विजय के उपरांत औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया। 31 जुलाई 1658 को अपना दिल्ली में पहला राज्याभिषेक करवाया। उसने अबुल मुजफ्फर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर ली। खजवा एवं देवराई के युद्धों में विजय के पश्चात 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में उसने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के बाद उसने कई टैक्सेस को माफ़ कर दिया, जिनमें राहदारी, आंतरिक पारगमन शुल्क तथा पणदारी, दुकानों की ज़मीन के लिए वसूला जाने वाला टैक्स प्रमुख हैं, तो इनको इसने माफ़ कर दिया। साम्राज्य विस्तार देखेंगे। बंगाल के सूबेदार मीर जुमला ने आसाम के अहोमों पर 1661 ईस्वी में आक्रमण किया। मुगलों को कूच बिहार के शासक ने आमंत्रित किया था, जिनका अहोमों से संघर्ष होता रहता था। लंबे संघर्ष के बाद 1663 ईस्वी में अहोमों को मुगलों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी तथा मुगल ब्रह्मपुत्र के उत्तर में भराली नदी तक पहुंच गए। शीघ्र ही मीर जुमला की मृत्यु हो गई तथा अहोमों ने अपने क्षेत्र वापस पा लिए। इसी समय शाइस्ता खां बंगाल का गवर्नर बना। शाइस्ता खां ने पुर्तगालियों को अपने पक्ष में कर लिया। बंगाल की खाड़ी में सोन द्वीप पर अधिकार किया तथा अराकानियों से चटगांव भी छीन लिया, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव को भी छीन लिया। इससे इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई एवं व्यापार को बल मिला। यद्यपि कामरूप यानी असम पर मुगलों का आधिपत्य न हो सका, परंतु कूच बिहार के राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। दक्कन में विस्तार से संबंधित फैक्ट है। दक्कन में औरंगजेब की मुख्य समस्या मराठा थे। औरंगजेब मराठों पर काबू करने के लिए दक्कनी सल्तनतों का सहयोग चाहता था, परंतु दक्कनी रियासतें मराठों को मुगलों के विरुद्ध अपनी ढाल मानते थे। यही कारण है कि कई वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद औरंगजेब न तो मराठों पर काबू पा सका और न ही दक्कनी सल्तनतों को पूर्णतः अपने पक्ष में ला सका। यद्यपि
इसके लिए उसने इस्लाम का सहारा भी लिया था। अंततः औरंगजेब ने निश्चय किया कि दक्कनी सल्तनतों बीजापुर तथा गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में किए बिना ही मराठों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने विद्रोही पुत्र अकबर का पीछा करते हुए दक्कन पहुंचा। इसके बाद वह कभी वापस उत्तर भारत नहीं लौट सका। औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। दक्कन क्षेत्र जो था वो औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। दक्षिण के सूबेदार दिलेर खां को हटाकर 1685 ईस्वी में आजम खां के सेनापतित्व में मुगलों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया तथा 12 सितंबर 1686 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने समर्पण कर दिया तथा बीजापुर मुगल साम्राज्य में भी मिला लिया गया। 1686 ईस्वी में शाहजहां मुअज्जम यानी शाह आलम के नेतृत्व में मुगल सेना ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया तथा किले को घेर लिया। 1687 ईस्वी में औरंगजेब खुद गोलकुंडा पहुंचा तथा अंततः अब्दुल्ला गनी नामक अधिकारी को रिश्वत देकर किले का फाटक खुलवा लिया। अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया गया। स्मार्ट फैक्ट्स के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं औरंगजेब के कार्यकाल से संबंधित। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। उसका पहला सैन्य अभियान ओरछा शासक जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध था। दक्षिण का 2 बार सूबेदार 1636 से 44 व 1652 से 57 ईस्वी तक वह बना। वह मुर्शीद कुली खां की सहायता से दक्षिण की लगान व्यवस्था को ठीक किया जो टोडरमल और मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर स्थापित थी। गुजरात की सूबेदारी मिली और फिर बल्ख व कंधार के आक्रमण का सेनापति नियुक्त हुआ। कौन? औरंगजेब। उत्तराधिकार के समय वह दक्षिण का सूबेदार था। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को तथा दूसरा राज्याभिषेक औरंगजेब ने दिल्ली में 15 जून सन 1659 ईस्वी में कराया था। औरंगजेब का मराठों से संघर्ष। मराठों से मुगलों का संघर्ष एक केंद्रीय शक्ति तथा उभरती स्थानीय आकांक्षाओं के बीच होने वाला स्वाभाविक संघर्ष था। व्यापक आधार, अनुकूल भौगोलिक क्षेत्र, उच्च कोटि के प्रेरणादायी नेतृत्व के चलते दुस्साहसी मराठे शीघ्र ही मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुए। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष सन 1656 ईस्वी में हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर एवं जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को हराया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को 1665 ईस्वी में दक्षिण भेजा। जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई, जिसके तहत शिवाजी ने 4 लाख हूण वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए। किले बंकर मुगलों को सौंप दिए और स्वयं मार्च 1666 को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत हुए और यहीं से शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, जहां से शिवाजी फरार हो गए। औरंगजेब को यहाँ पर हम 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार भारत के भू मानचित्र पर देखेंगे, जिसमें पेशावर कंधार से लेकर इधर चंद्रनगर, फ्रांसीसी, कलकत्ता, ब्रिटिश, बनारस, पटना तक इनका क्षेत्रफल रहा। आगरा, इलाहाबाद, इधर दीव था दक्षिण में, सूरत पश्चिम, बम्बई ब्रिटिश बेसिन पुर्तगाली, मराठा, गोवा पुर्तगाली, इधर तक ये सब इनका क्षेत्र था। किनका? मुगल वंशज का। औरंगजेब को
मराठा समस्या का समाधान करने के अवसर मिले, परंतु वह उनको भुना नहीं पाया। 1666 ईस्वी में आगरा में शिवाजी के साथ उसका व्यवहार तथा 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या उसकी बहुत बड़ी गलतियां साबित हुईं। मराठों ने अपना संघर्ष जारी रखा, जो मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, और औरंगजेब मृत्यु पर्यंत मराठों से संघर्ष में उलझा रहा। अंततः 1707 ईस्वी में औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति। मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को औरंगजेब के निजी धार्मिक विश्वासों से अलग करके देखना होगा। व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो हदीस एवं शरा का गहन अध्येता था तथा उसे कुरान कंठस्थ थी। उसे रूढ़िवादी इमाम गजाली के साथ ही सादी तथा उदारवादी सूफी हाफिज एवं मौलाना रूम की कृतियां अत्यंत प्रिय थीं, परंतु एक शासक के रूप में उसे तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं का आभास था। शरीयत के अनुपालन पर जोर देने के साथ ही वह यह भी समझता था कि शक्तिशाली हिंदू सरदारों राजाओं एवं जमींदारों को नाराज करने वाली नीति घातक होगी। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी औरंगजेब काल में ही थे। उसकी सेना में लगभग 33% अधिकारी हिंदू थे तथा यह अनुपात मुगल शासकों में सर्वाधिक था। फिर भी उसकी शक्की स्वभाव, शरीयत के पालन पर बल तथा कठोर सजाएं देने की उसकी नीति के कारण कई बार समस्याएं उत्पन्न हुई तथा इस्लाम को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग करने के उसके प्रयास भी नकारात्मक परिणाम वाले सिद्ध हुए। इनमें से कुछ कदम तत्कालीन वित्तीय संकट के कारण उठाए गए थे। उदाहरण के लिए बादशाह को कीमती वस्तुओं आदि से तोलना। यही कारण है कि इतिहास विभाग भी बंद करवा दिया गया। परंतु औरंगजेब के कुछ कार्य स्पष्ट रूप से धार्मिक कट्टरता के परिचायक थे, जैसे जजिया आरोपित करना एवं मंदिरों को तुड़वाना तथा नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाना। उसने 1669 ईस्वी में मुहतसिबों को हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप अनेक मंदिर तोड़े गए, जिनमें बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशव राय मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी प्रमुख हैं। यहाँ पर हम भारत का इतिहास समझ रहे हैं, जिसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत के विषय में समझने का प्रयास किया जा रहा है। औरंगजेब काल के प्रमुख विद्रोह। अफगान विद्रोह उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में। इसका उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना। इसे रोशनाई नाम धार्मिक संप्रदाय ने पृष्ठभूमि प्रदान की। सन 1667 ईस्वी जो विद्रोह हुआ, वो अफगान विद्रोही भागू के नेतृत्व में मुगल सूबेदार अमीर खान ने इसका दमन किया। 1672 ईस्वी का विद्रोह अफरीदी नेता अकमल खां के नेतृत्व में स्वयं को राजा घोषित किया गया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का चलवाया। जाट विद्रोह पहला संगठित विद्रोह औरंगजेब के समय का था। ये जाट विद्रोह कारण किसानों एवं भूमि विषयक समस्याओं के कारण ये उत्पन्न हुआ। इस विद्रोह की मुख्य रीढ़ किसान एवं काश्तकार, किंतु नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया। 1669 ईस्वी का विद्रोह था गोकुल के नेतृत्व में। तिलपत के युद्ध में जाट परास्त हुए और गोकुल पकड़ा गया। 1685 से 1688 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह राजा राम के नेतृत्व में अधिक सुसंगठित विद्रोह था। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा। औरंगजेब के पौत्र बीदर बख्श और बिशनदास आमेर का राजा
ने दमन किया। 1688 ईस्वी के बाद से औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत तक चलने वाला विद्रोह राजा राम के भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत विद्रोह करता रहा। अंत में मथुरा के पास भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। चूड़ामन। सतनामी विद्रोह मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर मार्च 1672 में ये विद्रोह किया गया। मूल रूप से यह एक धार्मिक संप्रदाय था तथा शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास रखता था। इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। सत्य ईश्वर में विश्वास रखने के कारण स्वयं को सतनामी पुकारते थे। बुंदेला विद्रोह 1661 ईस्वी ओरछा के शासक चंपत राय के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया। पराजित होने के बाद आधिपत्य स्वीकार करने के स्थान पर आत्महत्या कर लेते हैं। बुंदेला विद्रोह 1661 ईस्वी इम्पॉर्टेंट है। 1661 से 1707 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह ये रहा। छत्रसाल ने शिवाजी से विद्रोह की प्रेरणा ली। 1707 ईस्वी में बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना छत्रसाल। अकबर का विद्रोह 1681 ईस्वी मेवाड़ एवं मारवाड़ से सहायता का आश्वासन पाकर 11 जनवरी 1681 में स्वयं को बादशाह घोषित किया। फारस भाग गया, वहीं पर मृत्यु हो गई। अकबर का विद्रोह 1681। ये अकबर वो जहांगीर अकबर वो नहीं थे, हुमायूं के पुत्र, ये अकबर अन्य थे। अंग्रेजों का विद्रोह अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया गया 1686 ईस्वी में। राजपूत विद्रोह 1679 से 1709 ईस्वी तक चला। राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण राजपूत विद्रोह 1679 से 1709 ईस्वी तक चलता रहा। अगला एवं अंतिम विद्रोह रहा सिख विद्रोह 1675 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत तक चलता रहा। इसका उद्देश्य था धार्मिक कारण, एकमात्र धार्मिक विद्रोह था। ये औरंगजेब के समय का अंतिम विद्रोह भी था। औरंगजेब के शुद्धतावादी कार्य, सिजदे पर रोक लगा दी इसने, सिक्कों पर कलमा गुदवाने पर रोक लगा दी। सभी सूबों में मुहतसिब नियुक्त किए गए जो शरीयत का अनुपालन सुनिश्चित करवाते थे। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने कई अन्य शुद्धतावादी कदम उठाए, जैसे दरबार में संगीत पर रोक, झरोखा दर्शन पर रोक, बादशाह को कीमती वस्तुओं से तोलने यानी तुलादान पर रोक, ज्योतिषियों से जंत्रियां बनवाने पर रोक, नए राजा के माथे पर टीका लगाने पर रोक। 1668 ईस्वी में होली और मुहर्रम सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी। किसने? औरंगजेब ने। दरबारियों के रेशमी वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया गया, परंतु 1704 ईस्वी में दक्कन में जजिया हटाना पड़ा। इससे पहले 1665 ईस्वी में सीमा शुल्क हिंदू व्यापारियों के लिए 5% तथा मुसलमान व्यापारियों के लिए 2.5% रखा गया तथा 1667 ईस्वी में मुसलमानों को सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया। गुरुवार यानी जुमेरात को पीरों फकीरों की मज़ारों पर दिए जलाने की प्रथा रोक दी गई। औरंगजेब के इन कदमों से बहुसंख्यक जनता में असंतोष फैला तथा उसके विरोधियों के लिए धर्म के नाम पर अपने समर्थकों को एकजुट करना आसान हो गया। इसने साम्राज्य की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाला। औरंगजेब की राजपूत नीति। राजपूतों के साथ औरंगजेब के संबंध प्रारंभिक काल में पूर्व की परंपराओं के अनुसार ही मधुर थे। उन्हें राज्य का साझीदार समझा जाता था तथा उन्हें जहांगीर एवं शाहजहां काल से अधिक सम्मान मिलता था। राजपूतों में आमेर का कछवाहा शासक जय सिंह औरंगजेब के अत्यधिक निकट था। इसी प्रकार मारवाड़ का राठौर शासक जसवंत सिंह
तथा मेवाड़ का सिसोदिया शासक राज सिंह भी औरंगजेब के कृपा पात्र थे, परंतु धीरे धीरे राजपूतों एवं औरंगजेब के संबंध नकारात्मक स्वरूप को प्राप्त होने लगे। 1666 ईस्वी में औरंगजेब शिवाजी के आगरा में कैद से भाग निकलने के कारण इन अफवाहों को बल मिला कि जय सिंह एवं जसवंत सिंह शिवाजी से सहानुभूति रखते हैं। शिवाजी को जय सिंह के पुत्र राम सिंह की निगरानी में नज़रबंद रखा गया था। नाराज औरंगजेब ने जय सिंह को दक्कन के सर सूबेदार पद से हटा दिया एवं उसे वापस बुला लिया। दुखी होकर जय सिंह की शीघ्र ही बुरहानपुर में 1666 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद से राजपूतों को सुदूर पूर्वोत्तर तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में तैनात किया जाने लगा। जैसे जसवंत सिंह को पश्चिमोत्तर सीमा यानी अफगानिस्तान में जमरूद के थानेदार जैसे अत्यंत छोटे पद पर नियुक्त कर दिया गया। 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु के बाद मारवाड़ में उत्तराधिकार की समस्या खड़ी हो गई। गद्दी के कई दावेदार सामने आए, जिनमें से इंद्र सिंह को औरंगजेब ने मान्यता दी, परंतु मारवाड़ के राठौर सरदारों एवं रानी के विरोध के कारण वह सत्ता पर अधिकार नहीं कर पाया। इसी समय जसवंत सिंह की 2 गर्भवती रानियों को पुत्र उत्पन्न हुए। इनको लेकर दुर्गादास तथा शिशुओं की माताएं औरंगजेब के पास दिल्ली पहुँचे ताकि अपना दावा पेश कर सकें, परंतु औरंगजेब ने रियासत को विभाजित करने का निर्णय ले लिया था। फलतः इस निर्णय का विरोध करते हुए दुर्गादास एक राजकुमार अजीत सिंह के साथ भाग निकला तथा राठौरों ने अजीत सिंह को उत्तराधिकारी मान लिया, जबकि दूसरे बच्चे को औरंगजेब ने मुसलमान बनाकर मुहम्मदी राज नाम दिया। औरंगजेब ने समस्या समाधान में अदूरदर्शिता दिखाते हुए मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया। साथ ही मारवाड़ की राजधानी जोधपुर पर अधिकार कर वहां मंदिर तोड़ने के लिए मुहतसिब भी तैनात कर दिए गए और अप्रैल 1679 में जजिया कर को पुनः लगा दिया और जसवंत सिंह का सिंहासन रुपये 56 लाख में नागौर को बेच दिया। पीढ़ियों से मुगलों के लिए अपना रक्त बहा रहे राजपूतों के साथ औरंगजेब का यह व्यवहार उसकी अदूरदर्शिता का एक उदाहरण है। उसकी इस नीति से मुगल सरदारों में भी बेचैनी फैली, जबकि राठौरों ने दुर्गादास के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अजीत सिंह जसवंत सिंह का पुत्र को अंततः 1709 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने शासक मान लिया। इस 30 वर्षीय युद्ध यानी 1679 से 1709 ईस्वी तक चलने वाले इस युद्ध के नायक दुर्गादास की तुलना कर्नल टॉड ने महान योद्धा यूसी लीज से की है। मेवाड़ के राज सिंह ने भी राठौरों का समर्थन किया, क्योंकि संभवतः अजीत सिंह की माता मेवाड़ के राणा की रिश्तेदार थीं। मेवाड़ के राजा ने औरंगजेब का उत्तराधिकार युद्ध में समर्थन किया था तथा औरंगजेब ने राणा को मांडल, बिदनूर तथा मांडलगढ़ के परगने भी दिए थे, परंतु कालांतर में जजिया आरोपित करने के कारण मेवाड़ से मुगलों के संबंध बिगड़ गए। इन 2 राजपूत राज्यों के अतिरिक्त अन्य राजपूत राज्यों से औरंगजेब नीति मुगल साम्राज्य के लिए नुकसानदेह साबित हुई। सेल्फ चेक के अंतर्गत औरंगजेब के काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच, बाबर तथा अफगानों के बीच, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच, या फिर अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठों के बीच? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। भागू, बंदा बैरागी, गोकला, चंपत राय दिया गया है और इनके द्वारा किए गए विद्रोह यहाँ पर दिखाए गए हैं।
तो इसमें मिलान करना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा पहला दूसरा चौथा। पहला ये हो गया दूसरा और ये हो गया चौथा। सुमेलित कीजिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सी, तीसरा पहला दूसरा चौथा। भागू इसने अफगान विद्रोह किया था और बंदा बैरागी इसने सिख विद्रोह तथा गोकला इसके द्वारा जाट विद्रोह किया गया और चंपत राय इसने बुंदेला विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार नियम का पालन किया गया। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ए कथन यहाँ पर सही है लेकिन कारण आर जो दिया गया है गलत है। ए कथन सही है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, तो ये कथन बिल्कुल सही है, किंतु कारण इसका गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये था कौन? औरंगजेब, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है कथन ए कारण आर से संबंधित। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने उच्च स्तरीय धार्मिक जीवन व्यतीत किया, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कार्य औरंगजेब ने किए? सिक्कों पर कलमा गुदवाने पर रोक, जजिया का पुनः आरोपण, चहार तस्लीम का प्रारंभ, दरबार में संगीत पर रोक। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा चौथा। पहला बिंदु और दूसरा बिंदु तथा चौथा बिंदु यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला दूसरा चौथा। पहला है सिक्कों पर कलमा गुदवाने पर रोक, तो ये औरंगजेब ने की, और दूसरा है जजिया का पुनः आरोपण, ये भी औरंगजेब ने किया, तथा चौथा वाला है दरबार में संगीत की पर रोक, म्यूजिक संगीत पर रोक, तो ये यहाँ इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप एवं आपके मित्रों तक पहुंच सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।